तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आनंद महिंद्रा जी की कंपनी है और इनका टाई अप कनाडा की एक कंपनी मैनुलाइफ के साथ है, तभी हम इसको महिंद्रा मैनुलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। ये जो कनाडा की कंपनी है वो 131 बिलियन एसेट मैनेज करती है ग्लोबली और 130 साल पुरानी कंपनी है। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका बैकबोन ही बैंक होता है। विदाउट बैंकिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है। जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हुआ है उसको चलते अगर आप देखेंगे तो लोगों को अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए, बिकॉज अब बैंकिंग सिर्फ बैंकिंग नहीं रह गया है। आज हमारे साथ हैं महिंद्रा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रीजनल हेड मिस्टर शांतनु श्रीवास्तव। तो शांतनु जी, आपका स्वागत है प्रोफिनिटी पाठशाला विद पालीवाल में। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आनंद महिंद्रा जी की कंपनी है और इनका टाई अप कनाडा की एक कंपनी मैनुलाइफ के साथ है, तभी हम इसको महिंद्रा मैनुलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। और मैं आपको मैनुलाइफ के बारे में बता दूं, ये जो कनाडा की कंपनी है वो 131 बिलियन एसेट मैनेज करती है ग्लोबली और 130 साल पुरानी कंपनी है। तो महिंद्रा मैनुलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नया फंड लेकर आई है, जिसके बारे में आज हम शांतनु जी से जानेंगे। सो शांतनु जी, थोड़ा सा आप बताएं इस फंड के बारे में, जो आप नया फंड लेकर के आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इस फोरम में बुलाया। तो जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा है, इसका नाम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। तो ये समझने वाली बात है कि इसका पैसा हम निश्चित रूप से बैंक में, इंश्योरेंस में, कैपिटल मार्केट में और फिनटेक कंपनीज में, एनबीएफसीज में, जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन जगहों पे हम अपना निवेश करेंगे इस फंड में। सो शांतनु जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि आज के एनवायरनमेंट में क्या बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या मैं बोलूं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होगा आशीष जी, बिकॉज अगर आप आज के डेट में देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इंडिया एक तरीके से अगर आप देखें तो भारत, जिसको मैं बोलता हूं, वो विश्व गुरु के रूप में आया है। और अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, तो लोगों का जो फाइनेंशियल एसेट, यानी जो पहले फिजिकल एसेट था, फिजिकल सेविंग थी, अब वो फाइनेंशियल सेविंग में कन्वर्ट हो रही है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि लोग अब अपने जो सेविंग कर रहे हैं वो सेविंग को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ फिजिकल एसेट पे नहीं जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल एसेट पे भी जा रहे हैं, जहां पे वो इंश्योरेंस में, कैपिटल मार्केट में और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी में पैसा डाल रहे हैं। और दूसरी तरह अगर आप देखेंगे तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि आपने पूछा कि हम इसमें क्यों पैसा लगाएं, पैसा इस वजह से लगाएं, जो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी ये बताई। दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था जन धन आधार या जैम ट्रीटी जिसको बोलते हैं, जन धन आधार और मोबाइल। इसकी वजह से क्या है, अब दूर बैठे लोग भी फाइनेंशियल मार्केट में केवल यूपीआई के चलते, जो आप देख रहे होंगे गूगल पे या यूपीआई जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो घर बैठे फाइनेंशियल एसेट का मजा ले सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमको दिखी बाजार में। इस अपॉर्चुनिटी के चलते हमने अपने इस फंड को लॉन्च किया, जिसको हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जान रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिनटेक कंपनी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिल्कुल आशीष जी, फिनटेक कंपनी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में इंडिया में तकरीबन जो ग्रोथ आई है फिनटेक कंपनी की, वो तकरीबन 2 से 2.5% की ग्रोथ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड नंबर सर, गुड नंबर। सो इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपका कहना है कि मतलब ये सेक्टर अच्छा, मतलब फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज क्या है कि किसी भी इकोनॉमी की या किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका बैकबोन ही बैंक होता है, या फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको आप बोलते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बिकॉज विदाउट बैंकिंग या विदाउट बैंक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे आपके शरीर में एक रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से पूरी इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो आपको क्या लगता है कि टोटल पोर्टफोलियो का कितने % एक्सपोजर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में होना चाहिए? देखिए, जहां तक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है, चूंकि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में
10 से 15 रुपए यानी कि 10 to 15% पैसा आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपोजर होना चाहिए। सो शांतनु जी, क्या ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या शॉर्ट टर्म में भी इसमें पैसा बनाया जा सकता है? आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पर? देखिए, जहां तक बात है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात है तो इक्विटी हमेशा जो है लॉन्ग टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म जैसा इसमें कोई भी कोई सेकंड थॉट नहीं होता है इसमें कि मैं इसको शॉर्ट टर्म में रखूं। ये हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो अगर मैं इक्विटी में हूं तो मुझे लॉन्ग टर्म ही रखना है। और चूंकि ये इक्विटी का सेक्टर स्पेसिफिक फंड है तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको और लंबा समय देना चाहिए, बिकॉज ये आपका एक टैक्टिकल कॉल भी हो सकता है, लेकिन वो टैक्टिकल कॉल आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अभी आपको मिल रही है। और चूंकि आपने पूछा कि कितने लंबे समय तक, तो इक्विटी मार्केट में जितना लंबे समय तक आप रहते हैं उतना ही आपको फायदा मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस, लंबे समय जो जितना लंबा टाइम जिसने दिया है उतने अच्छा रिटर्न लिया है। सो अगर हम रिस्क की बात करें तो आपके हिसाब से रिस्क का क्या लेवल है, मतलब कितना रिस्क इन्वॉल्व है? देखिए, चूंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड है तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें रिस्क मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं होगा। इक्विटी मार्केट है तो थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क उनके लिए होता है जो कम समय के लिए आते हैं। लंबे समय के लिए अगर आप आते हैं तो आपका रिस्क, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहता है कि अगर आप लंबे समय तक रहते हैं तो आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर जहां तक रिस्क की बात करें तो ये चूंकि सेक्टर स्पेसिफिक फंड है तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है, इसमें ज्यादा हो, बिकॉज ये पर्टिकुलर एक सेक्टर को लेकर के फॉलो कर रहा है। तो लेकिन हमारा जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है ये सेक्टर में भी डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज ये केवल बैंक में पैसा नहीं लगा रहा है, ये केवल एनबीएफसी में नहीं लगा रहा है, ये केवल कैपिटल मार्केट या केवल फिनटेक में नहीं लगा रहा है, ये पूरे बास्केट में पैसा लगा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क तो होगा ही, लेकिन उनके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो कहते हैं ना कि कहावत है ना, रिस्क और रिवॉर्ड, तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। तो इक्विटी में ऑब्वियस रिस्क होता है, बट लंबे समय में रिस्क मिनिमाइज होता है और रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बताया शांतनु जी आपने। सो शांतनु जी, अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, कोई पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, फिर चाहे वो यंगस्टर हो या कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसको इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि उसे एसआईपी के थ्रू आना चाहिए, स्टैगर्ड वे में आना चाहिए। एसआईपी के थ्रू अगर आएगा तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है। और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को अभी बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड का उतार चढ़ाव और बाजार का उतार चढ़ाव के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता या इतनी नॉलेज नहीं होती। तो हो सकता है कि उसके लिए वो एक नया अलग सा एक्सपीरियंस दिखे, तो इसलिए उसको एसआईपी के थ्रू, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, उसके थ्रू बाजार में आना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब इस फंड में एसआईपी भी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। बहुत ही अच्छा बताया आपने शांतनु जी। सो शांतनु जी, इस एनएफओ के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी कब तक है, लोग कब तक 10 रुपए की एनएबी पर इस फंड को बाई कर सकते हैं? तो आशीष जी, जो आपने पूछा कि इसको पैसे को कब तक हम 10 रुपए के एनएबी पे ले सकते हैं, तो हमारा ये फंड 27 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये फंड 11 जुलाई तक चलेगा। तो जिनको भी 10 रुपए की एनएबी पे इसको लेना है, वो इस अवधि के दौरान अगर पैसा लगाते हैं तो उनको उसी रेट पे पैसा मिलेगा, और उसके बाद अगर जो पैसा लगेगा वो जो भी एनएवी रिलीज होगी उस पे आपको पैसा मिलेगा, वो मार्केट के हिसाब से होगा। सो आपके हिसाब से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए, बिकॉज आज के समय में अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे मैंने बताया कि लोगों में रुझान बढ़ रहा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोग अब फाइनेंशियल एसेट की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं बशर्ते फिजिकल एसेट की तरफ, और जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हुआ है उसको चलते अगर आप देखेंगे तो लोगों को अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए, बिकॉज अब बैंकिंग सिर्फ बैंकिंग नहीं रह गया है, बैंकिंग अब पूरा एक बास्केट बन गया है जिसमें बहुत सी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने का ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो शांतनु जी, अगर आपको एक मैसेज देना हो इस फंड के बारे में रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो आप वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आशीष जी, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% पैसा इस फंड में जरूर होना चाहिए, बिकॉज जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई और जिस तरह से इकोनॉमी डेवलप कर रही है, तो आप उस इकोनॉमी का हिस्सा बनिए। इकोनॉमी को बाहर से मत देखिए,
इकोनॉमी का हिस्सा देखेंगे तो इकोनॉमी के साथ साथ आप भी बढ़ेंगे। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या जितने भी इन्वेस्टर हैं, सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि बी अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, डोंट सी द इकोनॉमी फ्रॉम द बैक साइड। आप उसके अंदर का एक हिस्सा बनिए और उस हिस्से में अपने आप को अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। आपकी इकोनॉमी और आप दोनों ग्रो करेंगे। सो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उस महिंद्रा के इस एनएफओ के साथ वो अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इस फंड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे और हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर प्रोफिनिटी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इस तरीके की और भी अपॉर्चुनिटी मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा और आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।